ये देखो सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो स्क्रीन के ऊपर हम देख रहे हैं कि देयर इज अ ग्राफ पेपर, राइट? एंड सपोज वी हैव दिस वेक्टर a bar and it is lifted up and kept here, put here on this origin. तो अगर इसको हमने ओरिजिन पे रख दिया तो हम देख सकते हैं आराम से कि इसका जो एंगल है, एंगल मेड बाय दिस with the vector with the x-axis is recorded here in this box. तो ऊपर में जो है भाई बॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको एंगल दिखाई दे रहा है, इट इज 45 डिग्री। देख रहे हो यहाँ पे? ठीक है, अगर आपको ये देखो, ये यहाँ पे हम एंगल देख पा रहे हैं क्लियरली, इट इज 45 डिग्री। ओके, and at the same time the component of this vector along x-axis is going to be ax, which is going to be 10, and at the same time the component of the vector along y-axis is actually going to be 10 again. तो both of these components are going to be 10 each. ठीक है, बट अभी यहाँ पे देखो ठीक से कि यस, नाउ विल सी, ये वेक्टर का अगर हमने एंगल अगर चेंज किया, देखो ठीक से अभी एंगल हम चेंज करने जा रहे हैं। सपोज वी चेंज द एंगल एंड सपोज वी कीप एट दिस पॉइंट हियर। अब यहाँ पे इसको हमने रख दिया। अभी क्या होगा देखो कि इसका जो एंगल है वो चेंज हो गया, कम हो गया। तो एंगल कम होने से जो देख पा रहे हैं कि उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो तो बढ़ गया, 20 बन गया अभी उसका एक्स कंपोनेंट, जबकि वाई कंपोनेंट उसका जो है वो 5 बन गया। ठीक है, तो मतलब वो कम हो गया। तो जिस वेक्टर का एंगल कम होता है उसका एक्स कंपोनेंट ज़्यादा हुआ करता है और वाई कंपोनेंट छोटा हुआ करता है। ठीक है, लेकिन जब एंगल बढ़ाते हैं, ये देखो एंगल बढ़ रहा है, तो ये एंगल हमने बहुत बड़ा कर दिया। अब ऐसे केस में क्या हो गया देखो, एक्स कंपोनेंट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, दैट इज 5 ओनली, whereas the y component becomes actually 15, like that. So as the angle increases, y component increases and x component decreases, so accordingly. And if suppose this vector is coincident with y axis, what happens is, note here that the x component of the vector becomes 0, correct? The x component of the vector which is along y axis will be 0. On the other hand, if this vector is coincident with x axis here, like this, तो जब ये वेक्टर x एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट रहेगा तो उस केस में क्या होगा, देख सकते हो ठीक से कि y कंपोनेंट उसका 0 बन गया। देखो ठीक से, y component of the vector becomes 0, whereas x component is going to be the same as the magnitude of the vector. देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 16 और x कंपोनेंट कितना है 16। बिल्कुल, ये होता है सिर्फ तब जब ये वेक्टर जो है वो y एक्सिस x एक्सिस के अलोंग हुआ करता है। तो every vector which is along x axis will have its y component 0, and every vector which is along y axis will have its x component 0. Now see, the x component can be negative also. See how? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर वेक्टर को इस तरफ लेके जाएंगे, ये देखो ऐसे, तो इस केस में क्या हो रहा है, वेक्टर का x कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव बन गया। देख रहे हो यहाँ पे, इट बिकम्स -4। ओके, y कंपोनेंट तो चलो पॉजिटिव है, नो डाउट, लेकिन x कंपोनेंट यहाँ पे नेगेटिव बन गया, जिसका मतलब ये है कि ये वेक्टर जो है, तो वो वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में, उसका x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहने वाला है। इट इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस का ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और ये डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन होता है, और इस केस में उसका जो कंपोनेंट है नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आता है। तो ये माइनस साइन का मतलब वही है, याद रखो ठीक से। और अगर सपोज हम ये वेक्टर का जो एंगल है वो और ही अगर बढ़ाते चले जाते हैं, और अगर इस वेक्टर को हम अगर यहाँ पे रखते हैं, देखो ठीक से, अगर ये वेक्टर को यहाँ पे रख दिया तो क्या होगा कि उसका जो x कंपोनेंट है वो नेगेटिव बन गया और y कंपोनेंट भी नेगेटिव बन गया। देख सकते हो ठीक से, if this vector is like this, its x component is in the left direction and y component is in the downward direction. So this downward direction is considered to be negative direction, and left direction is also considered as negative direction. So x component and y component, both of these component becomes negative
as we can see from this table here. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों जो है दोनों निगेटिव बन रहे हैं, एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी दोनों निगेटिव बन गए, ठीक है। और अगर हम सपोज इस वेक्टर का एंगल जो है वो और अगर बढ़ा देते हैं, अच्छा यहाँ पे अगर करते हैं तो वो तो उसका एंगल -90 हो गया और उसका वाई कंपोनेंट -15 है, एक्स कंपोनेंट बिकम 0, नो डाउट. But when we turn this vector in this direction here, then in this case we can see that the x component of the vector is going to be positive. See it here. So x component is going to be positive here, and the y component is going to be negative because it is downwards. So that's why this minus sign comes here because of that reason. So we have to remember correctly that whenever the vector is having the both components positive, that must be that means the vector must be in first quadrant like this. See here. So the vector should be in first quadrant. Okay. But if suppose the vector has x component positive, x component negative, and y component positive, then the vector should be in the second quadrant. And if suppose both the components are negative, that means the vector must be in the third quadrant. And if suppose the vectors x component is positive but y component is negative, then the vector must be in the fourth quadrant like this. So here we can understand correctly how the component of the vectors changes as its angle goes on increasing and decreasing continuously. See here, जैसे जैसे उसका एंगल बढ़ता और कम होता जाता है, तो उसके जो कंपोनेंट्स है वो अल्टरनेटली पॉजिटिव, निगेटिव और मैक्सिमम टू मिनिमम होते रहते हैं। ये हम समझ सकते हैं आराम से। सो दिस इज द गोइंग टू बी द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो चलो हमने देख लिया। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छी तरह से याद रखो इसको। अभी अगर आपको पूछा जाए कि दो वेक्टर्स को हमको ऐड करना है, ठीक है, तो एडिशन के लिए हमारे पास ऑलरेडी ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ तो है ही, नो डाउट। बट इफ यू वांट टू ऐड द टू वेक्टर्स, then it will be very useful to express every vector in terms of the two vectors which are along x axis and y axis. ये कंसेप्ट है, इसको हम थोड़ा सा सेपरेट दूसरे ग्राफ पेपर पे जाके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो ठीक से, ओके, यस। सो सी हियर, now if suppose there is a vector, first of all we'll take the reference coordinate system. This is the x-axis and this is going to be the y-axis. Okay, now see, if we take a vector which is a unit vector and suppose it is in the direction of x-axis, okay, तो x-axis के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हम कंसिडर करेंगे जिसको हम बोल देंगे आई बार, चलेगा। देखो ये जो है, ये एक यूनिट वेक्टर होने वाला है जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रहने वाला है, इसको हमने क्या बोला है, आई बार। ओके, ठीक है। अभी दूसरा एक वेक्टर हम देखेंगे जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में रहने वाला है और जिसको हम बोल देंगे जे बार, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिट वेक्टर, अनदर यूनिट वेक्टर which is going to be along the y axis and it will be called as j bar. Okay, so this is going to be j bar here. Now we'll see every vector on x axis or y axis or even on this whole ग्राफ पेपर। तो ये पूरे ग्राफ पेपर पे कोई भी एक वेक्टर जो रहेगा तो उसको हम आई बार और जे बार के फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकेंगे। देखो कैसे, उसको समझने के लिए थोड़ा ऐसा करो,
यस, सपोज यहाँ पे ये जो है, ये एक 1 है, ये यहाँ पे सपोज 2 है, यहाँ पे सपोज 3 है, और इवन वी कैन कंटिन्यू दिस स्टिल फर्दर, एंड सपोज दिस इज okay. This is suppose 4, this is suppose 5, 6, and so on like that. And here also this is going to be 1, suppose this is going to be 2, this is 3, 4, and so on like that. चलो ठीक है, अभी देखो ठीक है, so every vector, suppose consider any vector in this plane, suppose ये एक वेक्टर हम कंसिडर करते हैं, ओके, इस वेक्टर को हम आई बार और जे बार के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो कैसे, ठीक है, देखो अभी ये वेक्टर जो है इसको हम बोल देते हैं सपोज पी बार, पी बार, यू कैन गिव एनी नेम टू दिस वेक्टर, ओके। अभी इस पी बार को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो ये पी बार जो है इसको अगर हमने रिजोल्व किया, तो रिजोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा सीधा, जो एक्स एक्सिस पे जाके उस मिले, ठीक है, और वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, जो उसको यहाँ पे वाई एक्सिस पे जाके मिले, ठीक है, और वो जाके मिल रहा है 2 पे वाई एक्सिस को, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मिल रहा है 5 को, ठीक है। अभी देखो हमने लास्ट टाइम एक कंसेप्ट देखा था यूनिट वेक्टर का, याद होगा आपको। अगर सपोज एक वेक्टर होता है, अगर मान लो ये वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है सपोज, और उसका मैग्नीट्यूड अगर 8 है, 8, उसको मैंने पी बार बोल के रखा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 है, ठीक है। अगर हमने इस वेक्टर को अगर 8 टुकड़े किया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 टुकड़े अगर कर दिए, तो इसमें से एक टुकड़ा जो है, ये देखो ये वाला एक एक टुकड़ा हो गया, इस एक टुकड़े को हम क्या बोल सकते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ यूनिट वेक्टर, बोल सकते हैं ऐसा, क्यों, क्योंकि ये पी बार का खुद का मैग्नीट्यूड 8 है, और इसको अगर हमने 8 से डिवाइड किया, 8 पार्ट्स में अगर डिवाइड किया, तो एक पार्ट जो बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो पार्ट का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, लेंथ कितना रहेगा, जरूर 1 सेंटीमीटर रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि 8 सेंटीमीटर वाले वेक्टर को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए ये बन गया यूनिट वेक्टर, उसको हम बोल सकते हैं p cap, right? And this p cap can actually be obtained to be equal to p bar divided by 8। समझा ठीक से, क्या किया हमने, इस वेक्टर को 8 टुकड़े हमने कर दिए, इसलिए वो क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया, ठीक है। अगर एज एन अनदर एग्जांपल, दूसरा एक एग्जांपल कंसिडर करो, मान लो कि एक दूसरा वेक्टर है जिसका सपोज मैग्नीट्यूड जो है वो 5 यूनिट्स है, 5 सेंटीमीटर उसका मैग्नीट्यूड है, और उसको हमने सपोज क्यू बार बोल के रखा है, क्यू बार, ठीक है। तो होता क्या है ना कि इस क्यू बार को अगर हम 5 टुकड़े करेंगे ना, ये देखो 1 2 3 4 और 5, ऐसे ये जो 5 टुकड़े हम करेंगे, तो उसमें से एक टुकड़ा जो अगर कंसिडर करेंगे ना ये वाला, तो ये एक टुकड़ा क्या हो गया, इसको हम बोल सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड, गारंटी है कि इस मैग्नीट्यूड विल बी 1 यूनिट, बिल्कुल। तो इसलिए ये जो वेक्टर बनता है, जो कि फिफ्थ पार्ट है, 1/5 पार्ट है इस क्यू बार का, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू बार। सिंस इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू बार, it is denoted by q cap, remember, it will be denoted by q cap, and this q cap is obtained by dividing q bar by
5, just because the magnitude of this q bar itself is going to be 5, and that's why we have to divide it by 5. Remember, in this way we can get the unit vector in the direction of any vector if you want. तो जिस डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, मान लो कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर, अब देखो ठीक से, ये वेक्टर, इसको हमने सपोज बोल के रखा है आर बार, ओके, आर बार, और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है सपोज, तो वो अगर हमको चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीधी बात है कि इसका अभी यहाँ पे हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, इस यहाँ पे हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि हमको पता था कि उसका मैग्नीट्यूड 5 है और यहाँ पे पता था कि मैग्नीट्यूड उसका 8 है, इसलिए हमने वहाँ पे डिवाइड किया। लेकिन यहाँ पे अगर हमको मैग्नीट्यूड पता ही नहीं है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है पता ही नहीं है, just we know that it can be like mod of r bar simply. तो mod of r bar ये उसका मैग्नीट्यूड रहने वाला है, तो how can we get the unit vector of in this direction here? So r cap कैसे मिलेगा हमको? तो r cap can be obtained to be equal to r bar divided by mod of r bar. Remember, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमको समझना है, इसी तरह से याद रखेंगे ठीक से। समझा? इसमें कोई डाउट है? What is r cap? R cap is going to be the unit vector along R bar, and it can be obtained by just dividing R bar itself by the magnitude of this vector R bar, whatever it may be. तो मैग्नीट्यूड जितना भी होगा, जैसे यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 5 था, तो हो सकता है कभी 10 हो, कभी 20 हो, या कभी 2 हो, तो जो भी उसका मैग्नीट्यूड रहेगा तो उसको हमको उससे हमको डिवाइड करना होगा इस आर बार को। तो आर बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार gives us the unit vector along r bar. Remember, and this same formula can also be expressed slightly if we rearrange this slightly. तो ये अगर mod of r bar को अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? We can write that r bar is going to be actually equal to mod of r bar into r cap, करेक्ट है? ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वाला वेक्टर को, तो हम लिख सकते हैं q बार इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ q कैप, करेक्ट है? सेम वे हियर आल्सो वी कैन राइट दिस सिंप्लीफाइड एज p बार इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ p कैप, करेक्ट है? तो ये जो इक्वेशन हमको मिलता है, इस इक्वेशन के अंदर ये p बार माना एक वेक्टर है जिसको हमने उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। Separately, we can express it as a magnitude and direction, because this 8 is going to be the magnitude of that vector, and this p cap gives us the direction of that vector. तो अगर इसी डायरेक्शन में, समझो इसी डायरेक्शन में अगर और एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सपोज 10 है, मान लो इस डायरेक्शन में p बार की डायरेक्शन में अगर 10 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला अगर एक दूसरा वेक्टर अगर है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखेंगे 10 p cap, राइट? सॉरी, we can write it as 10 p cap simply. अगर इसी डायरेक्शन में और एक वेक्टर हमको मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड सपोज 15 होना चाहिए, 15 मैग्नीट्यूड वाला एक वेक्टर अगर हमको ढूंढना है, तो वी कैन फाइंड इट एज अप टू 15 टाइम्स ऑफ p cap, like that. So once we get the unit vector, we can multiply that unit vector by any number so as to get the vector of that magnitude as well. So remember, तो इस तरह से हम ये यूनिट वेक्टर का जो कंसेप्ट है वो यूज कर सकते हैं। अभी इसको यहाँ पे कैसे यूज करना है, देखो, अब यहाँ पे आई बार एंड जे बार ये दोनों जो है ना वो यूनिट वेक्टर्स है, याद रखो ठीक से। एक्चुअली दे शुड बी रिटन एज आई कैप एक्चुअली एंड जे कैप, ऐसा इनको लिखा जाना चाहिए। तो आई कैप इज गोइंग टू बी द यूनिट वेक्टर along x axis, okay, and at the same time j cap is going to be a unit vector along y axis. तो ये दोनों जो है वो स्पेशल वेक्टर्स है, तो ये जो दोनों नाम है वो हम कभी भी किसी दूसरे वेक्टर को नहीं देंगे, याद रखना है ठीक से, ठीक है? तो ये आई कैप एंड जे कैप आर गोइंग टू बी द स्पेशल वेक्टर्स विच आर कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट वेक्टर्स, कार्टेशियन वेक्टर्स। रिमेंबर, these are also called as Cartesian vectors because both of these vectors are along x-axis and y-axis. They are called as the Cartesian unit vectors. Remember.
So what are the Cartesian unit vectors? The vectors along x-axis, unit vectors along coordinate axis, x-axis and y-axis is called as the Cartesian unit vectors, remember. And once we fix them, then every vector in the whole plane can be expressed uniquely in terms of I bar and j bar. See how? अभी देखो ये I बार जो है ये I बार है बराबर। अभी इस I बार को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स होगा। समझ सकते हो ठीक से? देखो अभी सपोज ये एक वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये ऐसा। So this vector is going to be a multiple of I bar. So if we can call this as I bar, then this vector will be called as 5 I bar. चेक करो 5 I bar बोल सकते हैं ऐसा। अच्छा अगर इसको हमने j bar बोल के रखा है तो vector which is having the magnitude which is double of that will be denoted by 2j bar, करेक्ट है। ये जो वेक्टर बन गया इसको हमने क्या बोलना होगा, 2j bar बोल सकते हैं, बिल्कुल। और अभी सोचो ये जो p बार है ये p बार एक्चुअली इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन है कि नहीं। अगर हम नाम देके रखेंगे उनको तो o और इसको बोल देंगे सपोज a, इस पॉइंट को बोल देते हैं सपोज p और इस पॉइंट को बोल देंगे सपोज b। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द पैराग्राम लॉ, ठीक है। पैराग्राम लॉ क्या कहता है हमारा कि इस पैराग्राम के अंदर OP बार जो है ये जो डायगोनल वाला वेक्टर है वो कौन है, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन के बराबर है। तो वी कैन राइट दैट OP बार is actually addition of the two vectors, one of which is going to be OA bar plus the second one is going to be OB bar, correct है, OB bar, ठीक है। and then we can say that this OP bar can be expressed as OA bar। अभी OA bar मतलब क्या है देखो ठीक से, OA bar is going to be actually 5 times of I bar। why? Because it's a multiple of I bar। I bar को अगर हम 5 गुना अगर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 5 टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड अगर खींचेंगे तो वो हमको 5 I bar मिलने वाला है। इसलिए OA bar को हम क्या लिख सकते हैं, 5 I bar लिख सकते हैं, बिल्कुल। आई कैप होना चाहिए एक्चुअली वो, ठीक है, should be I cap plus at the same time this OB bar can be supposed to be 2 times of j cap, right? So we can say this as a 2 times of j cap, that's it। so we have expressed this p bar in terms of I bar and j bar। so p bar can be found out to be equal to 5 times of I cap plus 2 times of j cap, that's it in general। सो जैसे हमने यहाँ पे ये किया है तो वही हम इन जनरल भी कर सकते हैं आराम से। देखो सपोज अगर हमारे पास एक सिस्टम है, ये सपोज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और सपोज कि एक वेक्टर है यहाँ पे, ये सपोज एक वेक्टर है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया सपोज आर बार, ओके, दिस इज आर बार। देन वी नो दैट दिस कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, राइट। सो दो कंपोनेंट्स में इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो एक कंपोनेंट उसका जो बनता है वो इस तरफ एक्स एक्सिस पे हमको मिलता है, we can call it as Rx, okay, this is Rx। and at the same time ये जो वेक्टर है इसको अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे इस तरफ y एक्सिस पे तो ये जो कंपोनेंट उसका मिलता है तो उसको हम बोल सकते हैं Ry। देखो ठीक से Rx एंड Ry are actually the two different vectors, one of which is along x axis। तो ये जो Rx है ये है Rx एक्चुअली, ठीक है, और ये जो है ये है एक्चुअली Ry, याद रखो ठीक से। तो अभी ये Rx एंड Ry इन दोनों का वेक्टर सम कौन है, R बार है, चेक करो। तो उसको हम लिख सकते हैं आराम से कि R बार is actually going to be equal to Rx bar plus Ry bar, correct है। So according to the law of parallelogram law
we can say that r bar is going to be rx bar plus ry bar, no doubt. But this same r bar can be expressed as, अच्छा अभी आर एक्स इंटू आई बार ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आई बार मतलब क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई आई बार या आई कैप बोलते हैं, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर बनता है उसको हम जे कैप या जे बार बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आराम से कि दिस विल बी एक्चुअली आर एक्स इंटू आई कैप plus ry into j cap. That means every vector can be expressed uniquely in terms of I bar and j bar. Remember, and once we express it in this way, तो r bar को जब हम rx और ry के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो r bar का मैग्नीट्यूड कैसे जुड़ा हुआ होता है rx और ry के साथ, तो उसके लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। जबकि ये rx ry है, तो ये भी जरूर ry रहने वाला है। तो ओके, लास्ट स्टेप समझा क्या ये? देखो, ये अगर हम देखेंगे ठीक से, अभी अभी हमने जो देखा था, ये देखो ऊपर, इसलिए मैंने ये एग्जांपल पहले दिखाया था आपको। ये देखो एग्जांपल के अंदर देख सकते हो क्लियरली कि ये जो वेक्टर है पी बार, इस पी बार को हमने कैसे एक्सप्रेस किया, एज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स, वन ऑफ विच इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो पूरा वेक्टर है ये 5 आई बार है, समझा ये कैसे? क्योंकि इस पी बार का एक्स कंपोनेंट कितना है, 5 है। ये देखो ये लेंथ कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है, 5 है कि नहीं? जरूर। तो इसलिए इस 5 से अगर हम आई बार को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा वेक्टर हमको मिल जाएगा, बिल्कुल। और एट द सेम टाइम इसको अगर हमने जे बार बोल के रखा है, तो ये पूरा वेक्टर क्या बनेगा, जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, जो पी बार का वाई कंपोनेंट कहलाता है। तो पी का वाई कंपोनेंट कितना है, 2 है, 2। और इसलिए इस 2 को अगर हम जे बार के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 2 जे बार मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, पी बार को एक्सप्रेस किया एज 5 आई बार प्लस 2 जे बार। इनमें से 5 माना क्या है, इस पी बार का एक्स कंपोनेंट है। पी बार को जब हम रिजोल्व करेंगे, देखो ठीक से, इस पी बार को अगर हम सपोज रिजोल्व करेंगे तो उसमें से हमको दो वेक्टर्स मिलेंगे, है कि नहीं? तो ये एक तरफ ये एक वेक्टर मिलेगा और दूसरी तरफ ये वर्टिकल एक वेक्टर मिलेगा, दिख रहा है ठीक से? तो ये दो वेक्टर्स हमको मिल रहे हैं एज अ रिजोल्व पार्ट्स ऑफ दिस वेक्टर। यही डायग्राम मैंने यहाँ पे अभी कॉपी किया है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली पी बार, बट व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, कैन यू टेल मी? ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी 5 ना। तो इसलिए यहाँ पे ये जो लेंथ है ये 5 बन गया, और ये लेंथ कितना बनने वाला है, ये वर्टिकल लेंथ कितना बनेगा, तो वो बनेगा 2 एक्चुअली। तो अगर हमने यहाँ पे अभी अगर आई बार ले लिया, आई बार मतलब इधर का यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर, इसको हमने बोल दिया आई बार। और वाई एक्सिस के अलोंग का यूनिट वेक्टर, उसको अगर हमने बोल दिया जे बार, तो हम इस वेक्टर को, ये पूरे वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, 5 आई बार लिख सकते हैं, करेक्ट है। और ये वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल वाले का, तो उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ जे बार। और 5 आई बार और 2 जे बार, इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राम लॉ, सी हियर, this is the paragram and this is the diagonal of this paragram. So diagonal of the paragram is going to be the resultant of these two vectors, right? And that's why we can say that this resultant of these two vectors is going to be p bar. That means we have expressed this p bar in terms of I bar and j bar, and the coefficient of I bar here is going to be the component of this vector along x axis, and the coefficient of j bar here is going to be component of vector p bar along y axis, right? और ये वही कंपोनेंट्स है जो हमने लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में, उनको पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा बोला हुआ था, ठीक है। तो चलो ठीक है, वो तो हम निकाल भी सकते हैं आराम से, बट यहाँ पे हमने वही बात इन जनरल किया है। ये देखो जनरल में हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कि इफ सपोज देर आर टू वेक्टर्स, इफ देर इज अ वेक्टर दैट इज आर बार। हेलो, हाँ
ओके, तो ये हम समझ में आया भाई, how we can get that r bar is equal to rx into I bar plus ry into j bar, and then we can see that how to find out the magnitude of this r bar. तो r bar का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम वही टेक्निक यूज कर सकते हैं जो हमने कल किया था। तो इस पूरे ट्रायंगल के अंदर हम ये बोल सकते हैं आर एक्स एंड आर वाई आर गोइंग टू बी द टू sides of a right angle triangle, and using the Pythagoras theorem we can get the total r bar, magnitude of this r bar, which is going to be actually mod of r bar is actually going to be equal to, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऐसा बनेगा कि नहीं। तो इसलिए इसको लिखेंगे मॉड ऑफ आर बार स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, करेक्ट है। तो इससे हमको ये मिल रहा है कि मॉड ऑफ आर बार एक्चुअली इज गोइंग टू बी इक्वल टू रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये जो हमको मिल रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द mod of r bar. Remember, once you get this mod of r bar, we can get this angle also. तो ये एंगल भी हमको मिल सकता है आराम से, थीटा। तो ये एंगल निकालने के लिए हमको इसी ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा tan थीटा का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan थीटा? we know that tan theta is always equal to opposite side upon adjacent side. So opposite side is nothing but ry and adjacent is rx. So we can just use it here and get this as tan theta is equal to ry upon rx simply. Okay, तो ये जो हमको मिल गया, तो this is going to be the expression for tan theta from which we can get theta also. थीटा मिलने के लिए क्या करना होगा हमको, ये tan जो है वो उस तरफ डालना होगा, जिससे वो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, तो tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स, where ry is going to be the y component of the vector and rx is going to be the x component of the vector, and tan inverse means the angle whose tan is at given number. Okay, जैसे अगर tan इनवर्स ऑफ 1 अगर हमको चाहिए, तो tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा, 45 डिग्री। अगर tan इनवर्स ऑफ √3 चाहिए, तो tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होगा, 60 डिग्री। एंड tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कितना होगा, सो वो होगा 30 डिग्री। जस्ट बिकॉज tan 30 is 1/√3, tan 60 is √3 and tan 45 is 1 and so on like that. तो ये जो वैल्यूज है इससे ही हमको tan इनवर्स मिल जाता है आराम से। तो ये अच्छी तरह से याद रख लो, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन फॉर एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ द आई बार एंड जे बार। अभी देखो इसका फायदा क्या होगा, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई बार एंड जे बार। सी हियर, तो अभी हम यहाँ पे फिर से इस ग्राफ पेपर पे जाएंगे, और मान लो कि एक वेक्टर है और वो हमने एक आई बार और जे बार के फॉर्म में एक्सप्रेस करके रखा है, ठीक है। ओके, अभी अगर सपोज हम इसको अगर ऐड करना चाहते हैं, इस वेक्टर को अगर हमको ऐड करना है दूसरे किसी वेक्टर के साथ, तो उसके लिए हम एक दूसरा वेक्टर भी ले लेंगे, ठीक है। अगर सपोज इस वेक्टर का अ, अच्छा चलो एक एक्सरसाइज तुमको देता हूँ। अ, तुमको ये करना है कि ये वेक्टर को सीधा देख के मुझे बताना है इस वेक्टर का आई बार और जे बार के फॉर्म में मैग्नीट्यूड कितना होगा। चैट बॉक्स में डाल दो फटाफट। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई बार एंड जे बार, टेल मी फास्ट। देखो ग्राफ पेपर की तरफ देखो ठीक से, यहाँ पे अगर ग्राफ पेपर में ये अगर यहाँ पे हमको 10 दिख रहा है, ये अगर 10 दिख रहा है तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 5 हो गया, राइट। 5, और ये तो 10 ही है ऑलरेडी सीधा। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसमें से हमने परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप किया, यस 5 आई बार प्लस 10 जे बार, पार्थ ने करेक्ट आंसर दिया है। और किसी को देना है आंसर, देखो ठीक से। यस राइट राइट राइट। ओके देखो क्यों, क्योंकि सीधी बात है कि
अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर हमने ड्रॉप किया तो वो सीधा जाके इधर 5 पे मिलेगा, राइट। और यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो सीधा जाके 10 पे मिलेगा। इसलिए इस वेक्टर को हम सीधा लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ए बार इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू, देखो ठीक से, ए बार इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू 5 आई बार प्लस 10 जे बार। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैंने एक दूसरा वेक्टर लिया, ठीक है ना, एक सेकेंड वेक्टर हम लेते हैं अभी, बी बार हम ले लेते हैं। ये देखो ये बी बार है। अभी इस बी बार को भी एक्सप्रेस करके दिखाओ इन टर्म्स ऑफ आई बार एंड जे बार, फटाफट। जस्ट वेट, हाँ। हियर इट इज, डू इट नाउ। हाउ कैन वी एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ आई बार एंड जे बार? Yes, it is 15 I bar plus 5 J bar. Very good, correct. 15 I bar plus 5 J bar. Just because we can see clearly that the, if suppose we drop the perpendicular from this vector on the x-axis here, it will straight away meet it at 15 here. This is 15, and if we drop the perpendicular on y-axis, then it will meet it at 5 here. तो 15 I bar plus 5 J bar, correct है? 15 I bar प्लस 5 जे बार। यस यस, राइट राइट राइट, वेरी गुड। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कि ये बी बार जो है वो बी बार हमारा बन गया 15 आई बार प्लस 5 जे बार, ठीक है। अभी अभी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको अभी समझनी है, ठीक है। वेट, यस, अभी देखो ठीक से कि सी, नाउ इफ यू वांट टू ऐड दीज टू वेक्टर्स, ओके, तो ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सम पे मैं क्लिक करता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे ये सम दिख रहा, देखो। तो सम के ऊपर मैंने क्लिक किया और अभी मुझे ये एक वेक्टर मिला जिसको हमने एस बार बोल के रखा है। अब ये एस बार ऐसा वेक्टर है जो इस पैराग्राम का डायगोनल रहने वाला है, बराबर है, डायगोनल, ठीक है। अभी ये सोचो कि अगर अभी सपोज इसको मैंने, देखो ठीक से मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये देखो ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अभी यहाँ से एक मैंने वेक्टर ड्रॉ किया इस तरह से। अब ये पैराग्राम कंप्लीट हो गया, ओके, पैराग्राम कंप्लीट हो गया। अच्छा, अभी इस वेक्टर को, ये जो एस बार है, तो एस बार को तुम एक्सप्रेस कर सकते हो आई बार और जे बार के फॉर्म में, चेक करो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो इस एस बार के एंड पॉइंट से एक वेक्टर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा सीधा, जो जाके इधर एक्स एक्सिस पे मिल जाए, और वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर वहां पे डालना पड़ेगा, ये ऐसे देखो। तो उसको अगर आई बार जे बार के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे? यस, श्वेता ने करेक्ट आंसर दिया है, 20 आई बार प्लस 15 जे बार, वेरी गुड। 20 आई बार प्लस 15 जे बार। लेट अस राइट डाउन, लेट अस राइट इट हियर। तो यहाँ पे हम उसको लिख देंगे, एस बार को लिखेंगे यहाँ पे, ये देखो एस बार विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20 आई बार प्लस 15 जे बार, ओके। अभी अभी मुझे बताओ कि ये जो वेक्टर है, ये एस बार निकालने के लिए क्या हम इन दोनों को सीधा ऐड नहीं कर सकते थे? चेक करो, ये देखो 5 आई बार प्लस 15 जे बार, आई बार क्या बन रहा है? 20 आई बार बन रहा है। और इधर 10 जे बार और 5 जे बार, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो सीधा हमको 15 जे बार मिल रहा है कि नहीं? तो इसलिए इसका मतलब जो है कि अगर हम सपोज ए बार को अगर आई बार जे बार के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, बी बार को भी अगर आई बार जे बार के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं,
तो एस बार को आई बार जे बार के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमको ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। जबकि अभी तक जितने भी सारे क्वेश्चंस हमने देखे, तो वहाँ पे ग्राफ पेपर की तो जरूरत पड़ती थी, लेकिन नहीं, ग्राफ पेपर तो जरूरी है ही ऑलरेडी। बट अभी यहाँ पे अगर देखते हो, फॉर एग्जाम्पल, एज एन अनदर एग्जाम्पल, अगर सपोज अभी ग्राफ पेपर तुम्हारे पास नहीं है, और मान लो ये नॉर्मल पेपर हमारे पास है, ठीक है, ये सपोज यहाँ पे नॉर्मल पेपर है, और अगर तुमको बोला जाए कि दो वेक्टर्स को तुमको ऐड करना है, ठीक है, ये मान लो कि yes, now suppose that two vectors are to be add up together। अगर दो वेक्टर्स को तुमको ऐड करना है, और वो वेक्टर्स तुम्हें ग्राफ पेपर पे पता नहीं है, बट तुमको सिर्फ इतना पता है कि एक वेक्टर ए बार है, जिसको हमने सपोज 3 i बार प्लस 5 j बार ऐसा करके लिखा है, और दूसरा एक वेक्टर है हमारे पास है बी बार, जिसका एक्सप्रेशन आई बार और जे बार के फॉर्म में ऐसा कुछ है, 4 i बार प्लस 2 j बार ऐसा कुछ है। देखो ठीक से, अभी ये दोनों वेक्टर्स को हमने ए बार और बी बार बोल के रखा है, मीन्स बोथ ऑफ these वेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आई बार एंड जे बार। ओके, नो डाउट। And if suppose you are told that c bar is a new vector which is going to be the vector sum of this a bar and b bar, so can you able to find out this c bar without going on the graph paper? Check how much will be c bar. Yes, very good. So the answer will be 7 i bar plus 7 j bar. What we have to do is simply we have to add these two vectors component wise। तो ये जो component wise हमको addition करना है, देखो ठीक से, तो i बार का i बार के साथ और j बार का j बार के साथ addition करना है। तो अगर हम सपोज यहाँ पे सीधा उसका वैल्यूज रख देंगे, 3 i बार प्लस 5 j बार प्लस 4 i बार प्लस 2 j बार, and suppose these two vectors are add up together, then we can get this 3 i bar plus 4 i bar comes out to be simply 7 i bar, and this 5 j bar plus 2 j bar comes out to be simply 7 j bar। तो ये जो c बार हमको मिल गया, तो वो एडिशन कहलाता है इन दोनों वेक्टर्स का, a बार और b बार का। बट इज इट वर्थ? क्या सच में ऐसा होगा भी? लेट अस चेक ऑन द ग्राफ पेपर। अभी ग्राफ पेपर पे अगर जाएंगे, तो एक वेक्टर हमको यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करना है जो जिसका कंपोनेंट क्या हो। देखो ना ठीक से इधर, ये ए बार कौन है, देखो ठीक से, ए बार इज गोइंग टू बी 3 i बार प्लस 5 j बार, करेक्ट है, 3 और 5, तो उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 3, 5। ठीक है, तो 3 ऑन x एक्सिस, अरे ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, ऐसा करेंगे हम यहाँ पे इसको 30, 50, 40, 20, और ये एडिशन करने के बाद जो है वेक्टर्स जो बनेंगे, तो सिर्फ एक 0 0 लग गया ना आगे, बाकी कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 70 i बार प्लस 70 j बार, दैट्स इट, दैट इज द ओनली थिंग वी हैव टू डू। सो सी हियर 30 i बार प्लस 50 j बार, ये वाला जो वेक्टर है, तो वो वेक्टर यहाँ पे हमको मिल सकता है आराम से। ये देखो 30 और 50 ना, तो ये देखो 30 और 50 का कैसे क्रिएट करेंगे, ये देखो ये वाला वेक्टर जो है, अच्छा ये भी थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, मीन्स इन शॉर्ट मुझे बताना क्या है, समझ आया ना तुमको, कि बताने कहने की बात ये है कि देखो ठीक से, अगर हमने एक ग्राफ पेपर ड्रॉ किया, ये समझो एक ग्राफ पेपर है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और अगर मान लो कि एक वेक्टर हमको ड्रॉ करना है जो 30, 50 जिसके कोऑर्डिनेट्स हो, तो ये देखो ये सपोज 10, ये 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ओके, यहाँ तक हम जा रहे हैं, और यहाँ पे भी ये है एक 10, 20, 30, 40,
50, 60 and 70. Okay, now suppose we want to plot this vector a bar here. तो a bar को plot कैसे करेंगे ग्राफ पेपर पे? तो देखो 30 किधर है, देखो 10, 20 एंड 30, राइट? सो ये 30 ये उसका x कंपोनेंट हो गया और 50 मतलब उसका y कंपोनेंट है, तो इसलिए देखो 10, 20, 30, 40, 50 ये हो गया उसका y कंपोनेंट. सो वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इन दिस वे. तो एक ऐसा हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा और ये ऐसा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा और ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पे जाके मिलते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट जो है वो पॉइंट अगर हम ड्रॉ करेंगे और ज्वाइन करेंगे ओरिजिन के साथ, तो ये हमारा मिल गया हमको ए बार. समझा कैसे? दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी ए बार because its x component is going to be 30, check, and y component is going to be 50. You can check clearly. Okay, now see. Okay, now we can plot b bar also. How can we plot b bar here? b bar कैसे प्लॉट करेंगे? तो देखो ठीक से, b बार को प्लॉट करने के लिए हमको ग्राफ पेपर पे 40, 20 पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा. किधर है 40, 20 पॉइंट? ये देखो, ये 40 है और ये 20 है, ये देखो इधर 20, राइट? तो 40, 20 पॉइंट अगर ज्वाइन करेंगे तो एक ऐसा वेक्टर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा सीधा, और देखो ठीक से, और ये दूसरा एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा जो 40 पे ना. तो ये देखो 40 पे ये वेक्टर हमने ड्रॉ किया. अब ये दोनों वेक्टर्स जहाँ पे भी जाके मिलते हैं ना, ये देखो ये पॉइंट है जहाँ पे वो जाके मिलते हैं, ये पॉइंट हमको अच्छी तरह से नोट करना है. एंड इफ यू नोट बोथ ऑफ दिस पॉइंट्स हियर, ये पॉइंट अगर हमने नोट किया और इस पॉइंट को अगर हम सीधा ज्वाइन करते हैं ओरिजिन के साथ, तो ये वेक्टर कौन सा रहने वाला है? बी बार रहने वाला है. समझा ठीक से? तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी योर बी बार. ओके, whose x component is going to be actually 40, you can check, and the y component is going to be 20, you can check again. Okay, ये y component उसका 20 है. ठीक है. अच्छा, अब ये इसमें देखो, अगर हम पैराग्राम ड्रॉ करते हैं, इसका पैरेलल लाइन हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है. सो लेट अस डू दैट. सी, ये जो वेक्टर है इसका हम एक कॉपी बनाएंगे. ओके, और यहाँ पे जाके रख देंगे. तो इसका मतलब हमने इसी वेक्टर को वहां पे रख दिया उठा के. ठीक है, अभी दूसरा जो वेक्टर है ये वाला ए बार, उसका भी कॉपी बनाएंगे और उसको जाके यहाँ पे रख देंगे बी बार के एंड पॉइंट पे. देखो इधर, और अभी ये दोनों वेक्टर्स जहाँ पे जाके मिलते हैं वो पॉइंट और ये पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे सीधा. ये देखो, ये ओरिजिन को हमने सीधा ज्वाइन किया. सॉरी, आप देखो ठीक से, ये ओरिजिन है और इस ओरिजिन को अगर हम सीधा ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, तो एक वेक्टर हमको मिलने वाला है. देखो ये वेक्टर हमको मिल गया. दिस इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, राइट? अभी ये जो वेक्टर हमको मिला है इसके कंपोनेंट्स कौन है? तो वो अगर देखेंगे तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इधर नीचे. देखो वो कहाँ पे जाके मिल रहा है? 70 पे जाके मिल रहा है कि नहीं? ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब भैया 70 बन गया. और सीधा अगर इस तरफ एक कंपोनेंट अगर ड्रॉ करेंगे उसका, तो वो जाके यहाँ पे 70 पे मिलेगा. देखो ठीक से, ये भी तो 70 है, चेक करो. तो इसलिए इस वेक्टर को, मतलब ये जो सी बार है, ये सी बार को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ आई बार एंड जे बार, वी कैन एक्सप्रेस इट एज 70 आई बार प्लस 70 जे बार, एंड दैट इज व्हाट वी वांट. सी हियर, तो वो तो हमको ऑलरेडी मिला हुआ है. तो दिस इज द यूज ऑफ expressing any vector in terms of I bar and J bar. Whenever we express the vectors in terms of I bar and J bar, it becomes very easy to add the two vectors, even to subtract the two vectors. If suppose we want another vector D bar, which is actually going to be A bar minus B bar. Now, how many of you will be able to answer it quickly? I know that you can do it orally. Just subtract this A bar माइनस बी बार. तो ए बार में से अगर बी बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा -10 आई बार and plus 30 j bar. So this is going to be the vector which is obtained to be d bar here, where d bar is going to be the subtraction of these two vectors here. So the two vectors can be subtracted very easily. Two vectors can be added very easily, and any operation can be done on the vectors very easily. तो ये जो बात है, तो ये यही बात हम यूज करते हैं
और इसी बात की वजह से हर एक वेक्टर जो है वो हम आई बार और जे बार के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो अभी यहाँ से आगे याद रखो ठीक से कि जितने भी सारे क्वेश्चन हम करेंगे तो उसके अंदर वेक्टर्स जो है वो आई बार और जे बार के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ रहेगा, और उसकी वजह से ही हम उसके ऊपर जो सारे ऑपरेशंस है वो बिल्कुल सीधी तरह से कर सकेंगे विदाउट एक्चुअली गोइंग ऑन द ग्राफ पेपर। ओके, तो ग्राफ पेपर पे एक्चुअली जाए बिना हम सारे ऑपरेशंस उस वेक्टर के ऊपर कर सकेंगे, ये उसका फायदा है। और ये हम और भी कंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी उसके डिटेल्स में देखेंगे। अभी यहाँ पे तो हमने फिर भी चलो 2 डायमेंशन में ही देखा, प्लेनर वेक्टर जो है उसके बारे में ही सोचा, लेकिन 3 डायमेंशन में जो वेक्टर्स होते हैं वो भी किस तरह से आई बार जे बार के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो वो हमको कल के लेक्चर में देखना है। चलो ठीक है, सो यहाँ पे फिर हम ये लेक्चर एंड करते हैं, स्टॉप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो थोड़ा 5:05 को स्टार्ट होगा, या 5:10 को स्टार्ट होगा, थोड़ा सा लेट करेंगे क्योंकि आपको बीच में 15 मिनट मिलने चाहिए, ऑलरेडी इट्स 4:55। So just have the 10 minutes break and then join the next lecture, which is of chemistry. Okay. Thank you all of you.